Uh, Everyone can see my laptop screen. Please confirm. Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. Okay, dear participants, last time we have discussed regarding the plastic card, the many security features regarding the credit card, debit card, of the all kind of the company like Visa, Master, Mastercard, Maestro. That part we have discussed. Now today I will discuss regarding the intended writing or its development. ठीक है actually this part is given in your syllabus in a very short way. So here I can explain all the things in detail, step by step, and it may be possible that some of the students might be aware regarding the indentation writing and the development of the indentation writing by the ESEDA. In the previous virtual workshop, I presented this kind of the PPT to all the participants. Just wait a minute. Just wait a minute, huh? Okay. So लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था आपके साथ, लेकिन इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, दोबारा फिर से एक बार आप एक बार इसको स्टडी करिए एंड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडेंटेशन राइटिंग, व्हाट इज द मीनिंग, तो डेफिनेशन क्या होगा? Indented writing is created when sheets of the paper sitting under the original. ठीक है, indentation writing will be appear on the pages, on the sheet of the paper, on the surface of the paper under the original. ठीक है, जहाँ पर आप एक्चुअली राइटिंग अपनी लिख रहे हैं with the help of the ball pen, any sharp instrument, nail pen, even fountain pen ink, fountain pen, that page will produce the indentation on the other sheets of the paper. Okay, other sheets of the paper. So actually, in the original, when we write something, so on that place, the same shape, size, impression will be appear on the rest of the pages, and this will be happen because of the pressure of the writing instrument. कि आपका जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द source. This is the source where the indentation writing will be generated on the other places, other piece of the paper or other sheets of the paper. Okay, so indentation writing is a writing that is formed to a sheet of the paper underneath to one on which the original writing was done. तो सिंपल सा डेफिनेशन होगा, फर्स्ट पेज पे जो आपने राइटिंग लिखी है, ओरिजिनल पेज में जो राइटिंग लिखा है, उसके नीचे वाले जो पेजेस है, उस पेजेस में आपको इंडेंटेशन राइटिंग दिखेगी, और ये प्रेशर के रीजन से ही राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसके रीजन से ही ये इंडेंटेशन राइटिंग डेवलप होगी। और ये जो इंडेंटेशन राइटिंग है, एक्चुअली में एट द प्लेस वेयर द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कॉन्टेक्ट विद पेपर सरफेस, उस प्लेस में पेपर के फाइबर जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, अंडर की ओर डेप्थ में मूव करते हैं। तो दैट्स व्हाई द सम काइंड ऑफ दी depth mark will be appear. The whatever the indentation writing is there,
इट विल बी अपीयर इन ए डेप्थ फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा हालो स्ट्रक्चर बनेगा व्हेन वी कंपेयर द अदर पार्ट ऑफ द पेपर। तो दिस काइंड ऑफ द अपीयरेंस विल बी अपीयर। ओके, तो एक्चुअली ये जो इंडेंटेशन है, जो हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, पेपर कहाँ पे डिप्रेस हो रहा है, पेपर कहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, वो जो इंडेंटेशन का पार्ट है वो आपको कंटिन्यूअसली कम से कम 3 to 4 पेजेस तक इट मे बी अफेक्ट। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पेज में लिखा तो 3 to 4 पेजेस तक वो प्रोमिनेंटली मैनर में आपको अपीयर होगा ऑन दी पेजेस, प्रोमिनेंटली। इसके बाद बाकी के पेजेस में 5-6 पेजेस तक भी जा सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन वहां पर जो इंडेंटेशन होगा, जो उसकी डेप्थ होगी, वो थोड़ी सी कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ द 3 and 4 पेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली एक अपीयरेंस रहता है। राइटिंग सरफेस अफेक्ट द डेप्थ ऑफ द इंडेंटेशन इन ए पेपर। जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इंडेंटेशन राइटिंग, वो डेप्थ ऑफ द पेपर पे भी डिपेंड करे, डेप्थ ऑफ द इंडेंटेशन मार्क। जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इंडेंटेशन अपीयर होगा, उतना ज्यादा डेप्थ आपका क्रिएट होगा डेफिनेटली। ओके, नाउ suppose if you are writing on a hard surface, in that cases indentation will be reduced. If you are using a soft surface, it will allow the deeper indentation। ठीक है, और जनरल रूल है सॉफ्ट होगा तो और ज्यादा डीप में आपका इंडेंटेशन क्रिएट होगा। ठीक है, हार्ड होगा तो वो इंडेंटेशन को रिड्यूस करेगा, डेप्थ ज्यादा आपका नहीं होगा। दिस इज द अनदर कंडीशन। तो आप ऐसे पेज में लिख रहे हैं तो सॉफ्ट है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपका इंडेंटेशन जो होगा वो डीपर ही होगा। ठीक है, हार्ड सरफेस में लिख रहे हैं तो इट विल रिड्यूस, वहां पे कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। ठीक है, रफ सरफेस राइटिंग कैन आल्सो क्रिएट ग्रूव्स एंड पैटर्न ऑन द पेपर। अगर कोई आप रफ सरफेस में भी लिख रहे हैं तो वहां पे भी ग्रूव्स आपके अपीयर होंगे। इवन जो पैटर्न जो है आपका राइटिंग का, जिस पैटर्न से आप लिख रहे हैं वो भी आपका पेपर में अपीयर होगा। तो रफ सरफेस भी एक तरीके से ग्रूव्स को अपीयर करेगा ऑन द सरफेस। ग्रूव्स एक टाइप का जो डेप्थ है उसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक कंडीशन है कि अगर सॉफ्ट सरफेस है और रफ सरफेस है तो वहां पर आपके लिए इंडेंटेशन विल बी अपीयर। ओके, indentations are created in the paper by the writing instrument। ठीक है, फॉर्मिंग द ridges on the back of the paper। ठीक है, नॉर्मली जब हम किसी एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से लिखते हैं तो इंडेंटेशन जब भी क्रिएट होगा तो उसके उस पेज में जहां पर इंडेंटेशन मार्क है, इंडेंटेशन राइटिंग है, उसके बैक साइड में आपको उस पेपर के सरफेस जो आप देखेंगे वो थोड़े से रेस्ड पोर्शन में दिखेंगे, रिडनेस उसकी जो है आपको रेस्ड पोर्शन में दिखेगी। जस्ट लाइक आपका जो इंडेंटेशन पार्ट है वो थोड़ा सा रेस्ड पोर्शन में होगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन फील बाय अप्लाइंग द फिंगर ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर। ओके, तो फ्रॉम द फ्रंट साइड देखेंगे तो दैट एरिया विल बी डिप्रेस्ड, और बैक साइड से देखेंगे तो दैट एरिया विल बी रेस्ड। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है इंडेंटेशन के राइटिंग पे आपको रहेगा। फ्रॉम द फ्रंट साइड आपको डेप्थ मिलेगा, फ्रॉम द बैक साइड आपको रेस्ड पोर्शन मिलेगा। जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डीपर आपका इंडेंटेशन राइटिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इंडेंटेशन राइटिंग होगी और उतना ही ज़्यादा रेस्ड पोर्शन भी होगा। ठीक है, फ्रॉम द बैक साइड तो इंडेंटेशन अपीयर इन इनविजिबल फॉर्म। तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट रहते हैं, नॉर्मली जैसे हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो फिंगरप्रिंट हमें विजिबल नहीं होते, तो इन द सेम केस इंडेंटेशन राइटिंग विल आल्सो नॉट विजिबल। ठीक है, ये आपको इनविजिबल फॉर्म में ही मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेजेस की अगर हम बात करें तो ऑल द पेजेस कंटेन द इनविजिबल फॉर्म ऑफ द इंडेंटेशन राइटिंग। ठीक है, तो ये आपको इनविजिबल फॉर्म में ही मिलेगा। लेटेंट इंप्रेशन भी आप बोल सकते हैं बिकॉज यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आइज। ओके, तो दैट्स व्हाई always indentation will be appear in invisible form, or you can say it is the form of the latent impression। Okay,
तो अब यहाँ पे अगर इंडेंटेशन राइटिंग आपकी इनविजिबल फॉर्म में है तो देयर इज ए you have to need to develop a technique for the development or decipherment of the indentation writing. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंडेंटेशन राइटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है और ये इंडेंटेशन की राइटिंग उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपके पास ओरिजिनल पेज नहीं रहता। ठीक है, मैनी टाइप ऑफ द केसेस वेयर यू विल नॉट गेट द फर्स्ट पेज। ठीक है, और फर्स्ट पेज जब नहीं मिलता है तो फर्स्ट पेज का जो कंटेंट है वो आपका अभी भी सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज में अवेलेबल है, फोर्थ फिफ्थ पेज में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच प्रेशर हैज बीन अप्लाइड। ओके, तो ऐसे केसेस में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेजेस से उस इंडेंटेशन राइटिंग के थ्रू जो है फर्स्ट पेज में क्या लिखा गया है दैट पार्ट यू हैव टू डेवलप। ठीक है, तो उसके लिए नंबर्स ऑफ दी मेथड्स हैं जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव है, कुछ नॉन डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर शेडिंग मेथड यू कैन अप्लाई, आयोडीन फ्यूमिंग यू कैन अप्लाई एंड इरेजर पाउडर यू कैन अप्लाई, बट दीज आर दी डिस्क्रिप्टिव मेथड। और नॉर्मली क्यूडी के अंदर डिस्क्रिप्टिव मेथड जनरली अप्लाई नहीं करते क्योंकि ओरिजिनल है, ओरिजिनल में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी किसी भी टाइप से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जितना वो जेन्युइन होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए ऐसे मेथड जो पेपर की ओरिजिनलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्यूडी के डॉक्यूमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मेथड को आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको परमिशन मिलती है बाय द कोर्ट, बाय द अथॉरिटी, इफ द परमिशन हैज बीन अलॉटेड, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं, देन आपके लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड अप्लाई किया जा सकता है ओनली ऑन द रिक्वेस्ट, ओनली आफ्टर द परमिशन गिवन बाय द अथॉरिटी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अभी। नॉन डिस्ट्रक्टिव में भी मेथड्स हैं जिसको हम ऑब्लिक लाइट, बाय द ऑब्लिक लाइट, या फिर हम साइड लाइट मेथड भी बोल सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव और मोस्ट इफेक्टिव जो मेथड है दैट इज द एसिडा। ठीक है, एसिडा के बारे में हम ज्यादा थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो जिसमें से आपका जो ऑब्लिक लाइट, हम डिस्ट्रक्टिव के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक लाइट से कैसे आपको डेवलप करना है इंडेंटेशन राइटिंग, तो यू हैव टू यूज द ऑब्लिक लाइट। ठीक है, साइड लाइट आपको यूज करना है इन दैट केस उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो आपका सस्पेक्टेड है, जहां पर इंडेंटेशन राइटिंग है, उस सरफेस को जो आपका फ्रंट पेज है जहां से प्रेशर को अप्लाई किया गया है और जो पोर्शन आपका डेप्थ में है, उस सरफेस को आपको टॉप में रखना है। एंड यू हैव टू यूज द ऑब्लिक लाइट, साइड लाइट फ्रॉम ए एंगल 30 से लेकर 45 डिग्री के एंगल से आपको साइड लाइट प्रोवाइड करनी है ऑन दैट सरफेस। तो जैसे ही वो लाइट ट्रेवल करेगी ऑन दैट सरफेस, जिस एरिया में आपका इंडेंटेशन मार्क होगा, दैट एरिया विल गेट द लाइट, एंड उस लाइट के जैसे ही स्ट्राइक होगा, वो स्ट्राइक होने के बाद देयर इज ए क्रिएशन ऑफ द शैडो। ठीक है, और वो लाइट स्ट्राइक होने के बाद इमीडिएटली आपको उस प्लेस में एक डायरेक्शन पे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको शैडो दिखेगी, और उस शैडो के रीजन से ही यहाँ जहाँ पे भी आपका इंडेंटेशन मार्क होगा दैट मार्क विल बी अपीयर। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी ऑब्लिक लाइट। ऑब्लिक लाइट कैसे डेवलप होता है कि जो आपका एक पोर्शन डेप्थ में गया है उसमें, और बाकी पोर्शन आपका जो है एक तरीके से स्मूथ है, तो लाइट जैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्राइक करेगी, तो जहाँ पे डेप्थ होगा उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन पे, जिस साइड से आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे हल्का सा आपको शैडो दिखेगा, और उस शैडो के रीजन से ही जहाँ पे भी आपका इंडेंटेशन राइटिंग है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है।
जैसे आप लाइट बंद करेंगे that shadow will be disappear, तो it means indentation writing will be disappear, ठीक है। तो यहाँ पर शैडो अप्लाई करने के बाद आपको वहां पर जो राइटिंग का पार्ट है दैट पार्ट विल बी अपीयर, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेंटेशन राइटिंग को ऑब्लिक लाइट के थ्रू आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस काइंड ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से ना दिख रहा हो, बट यहाँ पर एक एंगल से मैंने लाइट यहाँ पर इस पेपर में दिया है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर ए पूरी तरीके से विजिबल है बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का शैडो अपीयर हो रहा है। इंक लिखा हुआ है, इंक का के जो है पूरी तरीके से अपीयर है बिकॉज ऑफ दी शैडो। तो लाइट जिस डायरेक्शन से ट्रेवल करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस प्लेस में जहाँ पर इंडेंटेशन राइटिंग है वहां पे आपको शैडो दिखेगा, एंड दैट इज द रीजन that invisible writing become the visible, ठीक है। तो this kind of the phenomena we can use in the development of the indentation writing, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है, और ये एक तरीके से देखा जाए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहता, बस यू कैन टेक द फोटोग्राफ, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफी करिए, फोटो सेव करिए, एंड उस फोटोग्राफ्स को आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स विल बी अपीयर ऑन द on the suspected document when you are using oblique light, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ओके, नाउ another method that is the electrostatic detection apparatus, आपको सभी को नाम याद रखना है, electrostatic detection apparatus, इसको शॉर्ट में एस्डा बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और क्यूबी के फील्ड में जो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंडेंटेशन राइटिंग को रिवील करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीएससी में आपको बताया था फॉस्टर एंड फ्रीमैन कंपनी का वीएससी था, उसी कंपनी का ये एस्डा भी है, जो यूके बेस्ड एक कंपनी है, और पूरी तरीके से हर एक एरिया में जहाँ पर क्यूडी का वर्क होता है वहाँ पर एस्डा भी आपको मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये टेक्निक है, और फॉस्टर एंड फ्रीमैन ने सबसे पहला जो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो एस्डा ही था। वीएससी बाद में आया है, एस्डा पहले इन्वेंटेड हुआ है। तो 1978 में लंदन कॉलेज ऑफ द प्रिंटिंग बाय द डीजे फॉस्टर एंड डीजे मोरान, इन दोनों ने मिलकर जो है एस्डा का इन्वेंशन किया 1978 में, और इसके साथ में उनका एक कोलैबोरेशन भी था मेट्रोपॉलिटन पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। इन सभी ने मिलके 1978 में एस्डा का इन्वेंशन किया, ठीक है। तो ये कुछ उसका एक डायग्राम है जो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से आपको एस्डा मिलेगा, और ये पूरी तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव और हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है रिगार्डिंग द इंडेंटेशन राइटिंग डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मैं उसके नेम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नंबर 1 ह्यूमिडिफायर, ठीक है। नंबर 2 मेन यूनिट में आपको नंबर ऑफ द सब कंपोनेंट मिलेंगे, जिसमें पहला जो पार्ट होगा दैट इज द डॉक्यूमेंट प्लेटिंग, जो कि पूरी तरीके से वैक्यूम अटैच होता है, उसमें वैक्यूम का पूरा सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग दैट इज अ कंट्रोल पैनल, ठीक है। देन रील होल्डर, जिसको हम इमेजिंग फिल्म भी बोलते हैं, वहां पर आपकी पूरी इमेजिंग फिल्म रोल रहती है। कनेक्शन पैनल, जहाँ से आपको पावर सप्लाई और बाकी अदर चीजें मिलेंगी, और एक पार्ट होता है कैच ट्रे। तो ये कैच ट्रे क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अनदर कंपोनेंट दैट इज द करोना वैंड। नाउ अनदर इज द कैस्केड डेवलपर, जिसको हम टोनर एप्लीकेशन डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टैग। तो कैस्केड डेवलपर, और सबसे लास्ट में आपका एक अनदर कंपोनेंट होगा परमानेंट ट्रांसपेरेंट सीट, जिसको हम फिक्सिंग सीट भी बोलते हैं। इतनी सारी चीजें आपको एक एस्डा 2 जो है ये फॉस्टर एंड फ्रीमैन कंपनी का मॉडल
जो है टू बनाया गया है, इसलिए इसको टू वर्ड किया गया है। और ये पूरी तरीके से जो इसका एक और वर्जन है लाइट करके, वो पूरी तरीके से पोर्टेबल है, आप उसको कैरी करके किसी अगर प्लेस पे भी ले जा सकते हैं। हालांकि एस्टा टू जो है पोर्टेबल नहीं है, वो आपको एक ही प्लेस पे रखना पड़ेगा। ओके, सो कंपोनेंट्स की बात करें तो इट कंटेन द ह्यूमिडिफायर, मेन यूनिट, कोरोना वैंड, कैस्केड डेवलपर और परमानेंट ट्रांसपेरेंट शीट। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमिडिफायर इज द फर्स्ट कंपोनेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। Whenever you are going to develop the indentation writing, that document should be exposed inside the humidifier for the humidity, ठीक है। सपोज अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ वाटर का कंटेंट अगर कम है, तो फॉर दैट to increase the water content in the suspected document where the indentation writing is there, that document should be inserted inside the humidifier। तो वहां पर humidifier में ह्यूमिडिटी एक तरीके से डेवलप की जाती है, और उस ह्यूमिडिटी में वाटर के कंटेंट आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द पेपर। ठीक है, तो ये एक नीडी प्रोसेस है, और इस नीडी प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में आपको ह्यूमिडिफायर ही अप्लाई करना है, क्योंकि एस्टा का जो प्रोसेस है वो कभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा जब तक उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी वाटर होगा। अदरवाइज पूरा जो प्रोसेस है एस्टा का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि समर का डेज है, समर के डेज में नॉर्मली ह्यूमिडी जो फैक्टर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो बहुत कम होती है इन्वायरमेंट में। लेकिन इस केसेस, समर के केसेस में आपको डेफिनेटली आपको अपने डॉक्यूमेंट को ह्यूमिडिफायर में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज अगर रेनी सीजन है, तो उसमें ह्यूमिडिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसे टाइम पर, ऐसे मौसम में अगर आपने नहीं भी रखा डॉक्यूमेंट को, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज की इन्वायरमेंट में ही उतनी ह्यूमिडिटी है जो कि सफिशिएंट है वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से समर में आप अप्लाई करिए, रेनी सीजन में आप मत अप्लाई करिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके पास इन्वायरमेंट में सफिशिएंट अमाउंट है वाटर का, तो ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम आपको ह्यूमिडिटी जो है 60% की रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम 60% ह्यूमिडिटी आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, जो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिपेंडिंग जैसे इन्वायरमेंट के डिपेंड, जैसा ये मैंने आपको बताया, उसके हिसाब इन्वायरमेंट की कंडीशन देखते हुए आप इस ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास इस डॉक्यूमेंट में या उस ह्यूमिडिफायर में कितनी परसेंट आपकी ह्यूमिडिटी हुई है। उसके लिए आप आरएक्स मीटर यूज कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी वो सेंस करते हुए आपको डिस्प्ले करेगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ दी ह्यूमिडिटी इज देयर। तो इस तरीके से आप ह्यूमिडिफायर के प्रोसेस को यूज करिए, स्पेशली जहाँ पर आपका समर का डेज है वहाँ पे आपको यूज करना है। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ दी ह्यूमिडिफायर, तो यू कैन सी दिस इज द ह्यूमिडिफायर, और ऊपर जो है आरएक्स मीटर रखा हुआ है। इसका एक सेंसर नॉब आपको इनसाइड द ह्यूमिडिफायर प्लेस करना है, और अंदर आपको एक वाटर की ट्रे रखनी है, और उसमें सेल्फ लगी रहती है। उस सेल्फ में आप डॉक्यूमेंट्स को रखिए, और कम से कम 1 से 2 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट इसको लीव कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी वाटर जो है एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक मिनिमम 60% के आसपास एब्जॉर्बेंस हो जाएगी, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिफाई जो ह्यूमिडिटी है वो 60% आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को निकाल कर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ अनदर इज द मेन यूनिट है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट प्लेटिन एरिया आता है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट प्लेटिन जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एक प्लेट है, जिसको एस्डा के प्रोसेस में
यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस में जो आपको इसका सरफेस दिखेगा वो पूरी तरीके से पोरस होता है। ठीक है, पूरी तरीके से स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्लैट है, लेकिन फ्लैट के साथ साथ में ये पोरस मटेरियल से बना हुआ रहता है, पूरी तरीके से पोर इसमें ओपन रहते हैं, तो इसलिए इसको पोरस सरफेस भी हम बोल सकते हैं। और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, इसके साथ में इसी पोरस सरफेस में, इसी फ्लैट सरफेस में नीचे से एक वैक्यूम का पंप भी लगाया जाता है। ठीक है, जो कि एक वैक्यूम क्रिएट करता है ऑन द डॉक्यूमेंट प्लेट एरिया। ये डॉक्यूमेंट जो प्लेटेड एरिया है, इस एरिया में आपको मीन्स एक सक्शन का काम करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो मीन्स सक्शन एक क्रिएट करेगा। तो उस पूरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्लेटिन में आपको वैक्यूम्स के थ्रू सक्शन का एक प्लेसमेंट दिखेगा। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट प्लेटिन है पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थ प्लेन से कनेक्टेड होता है, जो कि पूरी तरीके से एस्टा प्रोसेस के लिए नेसेसरी स्टेप्स है। ठीक है, पोरस मटेरियल है, फ्लैट सरफेस है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, जब आप चाहेंगे तब आप ऑन करिए, जब आपको नहीं चाहिए तब आप ऑफ कर सकते हैं। वैक्यूम अटैच है। ठीक है, वैक्यूम जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उस पूरे डॉक्यूमेंट प्लेटिन में एक सक्शन का, जैसे सब करने का एक फिनोमिना डेवलप होता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपकी अपीयर होगी बिकॉज ऑफ दी वैक्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट प्लेटिन का एरिया है। नाउ यू कैन सी द दिस डायग्राम, जो आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में पार्ट दिख रहा है, ऊपर ये कोरोना वैंड रखा हुआ है, दिस इज द एंटायर रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है जो आपके लिए डॉक्यूमेंट प्लेटिन की तरह काम करेगा। इसमें जो सरफेस है, जो मटेरियल लगा हुआ है, पूरी तरीके से आपका पोरस है, और इस नॉब के थ्रू आप जो है, ये जो आपको राइट साइड में एक नॉब दिख रहा होगा, इस नॉब के थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट प्लेटिन को टिल्ट कर सकते हैं अप टू द सम डिस्टेंस तक, उसको जो है टिल्ट करके आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस होगा। ओके, नाउ अनदर पार्ट दैट इज द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में एक्चुअली इसमें आपको दो बटन्स दिखेंगे। नाउ यू कैन सी द फ्रंट साइड ऑफ द मेन यूनिट। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज द डॉक्यूमेंट प्लेटिन। नाउ अनदर इज द कंट्रोल पैनल। इसमें आपको दो बटन्स मिलेंगी, रेड और ब्लू। तो रेड जो है दैट इज द दैट इज फॉर द स्टार्ट ऑफ दी एज द मेन यूनिट। तो इस मेन यूनिट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए आपका ये बटन होगा। और जब आपको कोरोना वैंड आपको यूज करना है, देन यू कैन प्रेस द ब्लू बटन। तो ये कंट्रोल पैनल में आपको ये कुछ बटन्स मिलेगी जो पूरी तरीके से एस्डा को ऑन करने के लिए, कोरोना वैंड को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखिए देयर इज सम वायर कनेक्शन। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई है मेन यूनिट के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे कनेक्शन पैनल दिया गया है। इस कनेक्शन पैनल में ऑल काइंड ऑफ दी वायर कनेक्शन जो है आपका डायरेक्टली सोर्स से जो आप कनेक्ट करेंगे, कोरोना वैंड आपका इससे कनेक्ट होगा, तो वो कनेक्शन पैनल में सारी सेटअप वहाँ पे दिए गए। ठीक है, नाउ अनदर इज द रील होल्डर। तो यू कैन सी द डायग्राम एट द बैक साइड। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट सीट दिख रही होगी, यहाँ पर एक रील लगी हुई है, ये रील होल्डर है। इस रील होल्डर में आपका कंप्लीट इमेजिंग फिल्म है, और ये इमेजिंग फिल्म जो है आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलती है। तो जब कभी भी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब आपका कोई सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है, आपने उसको डॉक्यूमेंट प्लेट में रखा और उसके बाद आपने उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको ये जो इमेजिंग फिल्म है इसको पुल करते हुए आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको प्लेस करना है। ठीक है, ये जो इमेजिंग फिल्म है इसको माइलार फिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए transparent, actually it is the transparent and polyester made,
और इसका जो थिकनेस है 0.005 mm, बहुत ही थिन इसका थिकनेस होता है, बहुत ही लाइट रहता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ये शीट रहती है, जिसको आपको यूज़ करना है टू कवर द एंटायर डॉक्यूमेंट दैट वाज रेस्टेड ऑन द डॉक्यूमेंट प्लेट। जो आपने डॉक्यूमेंट प्लेट में अपना जो डॉक्यूमेंट रखा है उसको पूरा कवर करते हुए ये इमेजिंग फिल्म आपको अप्लाई करना है। ये एक्चुअली एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है, इंसुलेटिंग बैरियर की तरह काम करेगा बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे या क्रिएट होंगे ऑन द डॉक्यूमेंट ऑन द सरफेस, तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से सेपरेट रहेंगे और सेपरेशन के लिए ये इमेजिंग फिल्म आपके लिए एज ए इंसुलेटिंग बैरियर की तरह वर्क करने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एस्टा की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये डायग्राम मैंने जो आपको बताया इस तरीके से पुल करते हुए आप जो है इसको इमेजिंग फिल्म पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन पैनल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपको राइट साइड में मिलेगा, कि ये आपको राइट साइड में कनेक्शन पैनल है जहाँ पे वायर कनेक्ट होंगे। लेकिन इसी के लेफ्ट साइड में जो आप टॉप में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मेटल मेड पार्ट है जिसको हम कैक ट्रे बोलते हैं। तो इस कैक ट्रे में जो भी आपके पाउडर है, कैस्केड डेवलपर के जो पाउडर है, वो सारे पाउडर आपको यहाँ पे कलेक्टेड मैनर में मिलेंगे। तो उसका एक प्रोसेस है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट प्लेट को टिल्ट करेंगे और जो भी आपके कैस्केड डेवलपर है, टोनर है, वो पार्टिकल रोल करते हुए यहाँ पे अकोमुलेट होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इसको हम कैक ट्रे भी बोलते हैं। और इन सभी कैस्केड डेवलपर को आप फिर से कलेक्ट कर सकते हैं, फिर से बॉक्स में रखिए और फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल टाइप के आपका कैस्केड डेवलपर है। ऐसा नहीं है कि जितना टोनर आपने यूज किया वो सारा का सारा वन टाइम में ही यूज हो जाएगा, नेक्स्ट आपको फिर से यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसको रीयूजेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कैक ट्रे में सारे जितने भी आपके कैस्केड डेवलपर हैं वो वहाँ पे कलेक्ट होते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको आप बॉक्स में फिर से कलेक्ट करिए और देन फिर जो है उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर इज इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज द कोरोना बैंड। एक्चुअली दिस इज द हैंड हेल्ड कोरोना बैंड, और इसमें जो है बहुत ही थिन एक टंगस्टन की वायर होती है जो कि हाई टेंशन सप्लाई से कनेक्टेड होती है। ओके, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द चार्जिंग इमेजिंग फिल्म। ठीक है, और कोरोना बैंड जो है वो नेगेटिव आयंस को, नेगेटिव चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोरोना बैंड का शेप आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे ये ऊपर टॉप में रखा हुआ है, दिस इज द कोरोना बैंड। इसके अंदर जो है टंगस्टन का बहुत ही थिन एक फिलामेंट है, और जब वो उसको हाई टेंशन पावर की सप्लाई देने के बाद उसमें से वो नेगेटिव आयंस वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और वो इमेजिंग फिल्म के ऊपर एक नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, नाउ अनदर इज द कैस्केड डेवलपर और टैग। जो मैंने आपको बताया कि टोनर जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर कैस्केड डेवलपर में और टैग में आपको मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ग्लास के बीड्स बनाए जाते हैं और उस ग्लास के बीड के ऊपर आपको टोनर के पार्टिकल मिलेंगे, और ये जो ग्लास बीड है वो बहुत ही कम डायमीटर का होता है, 0.5 mm डायमीटर के ग्लास बीड्स हैं, और इसके ऊपर आपको 8 से 9 माइक्रोमीटर के टोनर के पार्टिकल्स अटैक मिलेंगे ऑन द ग्लास सरफेस। ठीक है, तो टोनर पार्टिकल अटैक ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास पार्टिकल्स, ग्लास बीड, और ये जो कनेक्शन होता है वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जेस के रीजन से ही पूरी तरीके से अटैच में रहता है। ठीक है, टोनर पार्टिकल के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं और ये ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर में आपको दिखेगा। टोनर पार्टिकल सिमिलरली यूज इन द लेजर और फोटोकॉपियर मशीन। जैसा टोनर पार्टिकल हम लेजर मशीन में, फोटोकॉपियर मशीन में यूज करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्लास के बेड्स हैं जिसमें कई सारे, एक ग्लास का बेड नहीं होगा, मल्टीपल ग्लास के बेड्स होंगे और सभी सरफेस के ऊपर आपको टोनर के पार्टिकल वहां पर मिलेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से कैस्केड डेवलपर का पूरा अपीयरेंस होगा। एंड जो टैग है टोनर एप्लीकेशन डिवाइस, वो एक्चुअली ग्लास बीट से थोड़ा डिफरेंट रहता है, पूरी थोड़ा नहीं, कंप्लीटली पूरा डिफरेंस रहता है। उसमें फैगर यूज किए जाते हैं। तो फैगर बेस्ड डिवाइस, ठीक है, अभी यहाँ पर उसका डायग्राम शायद नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता। फैगर बेस्ड डिवाइस हैविंग टोनर इनसाइड, सॉरी, ये फैगर बेस्ड डिवाइस हैविंग टोनर इनसाइड यूज प्लेस ऑफ द कैस्केड डेवलपर। ये जो आपको डायग्राम में मिडिल में दिख रहा है, इसमें एकदम बॉटम में जहाँ पर फैगर लगे रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फैगर होते हैं, और इसके ऊपर का जो आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर सारे टोनर पार्टिकल रहते हैं। तो जैसे हम स्प्रिंकल करते हैं, तो ये टोनर पार्टिकल आपके बाहर निकलते हैं और फैगर के थ्रू पास होते हुए जो भी आपका सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है वहां पर जाके वो अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप कैस्केड डेवलपर के प्लेस में आप टैग भी यूज कर सकते हैं, टोनर एप्लीकेशन डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एसडा 2 में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इमेजिंग जो आप है, जहाँ पर आपकी इमेजिंग फिल्म है, उसके ऊपर ही आपको ये अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी इंडेंटेशन राइटिंग जो इनविजिबल फॉर्म में है वो पूरी तरीके से विजिबल फॉर्म में डेवलप हो। ठीक है, तो इस तरीके ये कैस्केड डेवलपर है। ये बॉक्स आप जो देख रहे हैं, इसमें जो है बहुत ही माइन्यूट 0.5 mm के ग्लास के बीड्स हैं, इसमें टोनर अप्लाई होता है, और इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट प्लेट को टिल्ट करते हुए रोलर को, जो ये आपका कैस्केड डेवलपर्स हैं, इनको वन साइड से आपको रोल करवाना है। रोल करते हुए जैसे ही ये ग्लास के बेड नीचे आएंगे, तो जिसमें जो टोनर पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव आयंस होगा वहाँ पे वो कांटेक्ट करेंगे, टोनर एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई होगा, और बाकी ग्लास के बेग रोल करते हुए कैच ट्रे में आपके कलेक्ट हो जाते हैं। और इसी कैच के थ्रू जब आपका सारा काम होने के बाद कैच ट्रे से सारे ग्लास बेग को कनेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद बॉक्स में रखिए, और उसमें फिर से थोड़ा सा टोनर डाल के फिर से आप उसको रीयूजेबल में ला सकते हैं। तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल टाइम प्रोसेस है, आप बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ द फिनोमिना इज यूज्ड इन एसडा 2। और लास्ट में एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं फिक्सिंग फिल्म। तो ये एक्चुअली पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट है, लेकिन इस ट्रांसपेरेंट शीट में वन साइड जो है पूरी तरीके से एडहेसिव है, गम लगा रहता है, मतलब वो स्टिक हो सकती है। ट्रांसपेरेंट शीट है बट वन साइड पूरी तरीके से एडहेसिव फिक्सिंग फिल्म रहती है। तो जब आपका इंडेंटेशन राइटिंग इमेजिंग फिल्म में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, देन यू हैव टू अप्लाई द ट्रांसपेरेंट एडहेसिव फिल्म ऑन द सरफेस। तो जैसे आप उसमें इमेजिंग फिल्म के ऊपर लगाएंगे, तो उस फिल्म को आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से पूरा बाहर निकाल सकते हैं। और जैसा आपका इंडेंटेशन राइटिंग है, वैसा ही इंडेंटेशन राइटिंग ब्लैक कलर में आपको इमेजिंग फिल्म में भी दिखेगा, और उसको आप परमानेंटली वहां से लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फिंगरप्रिंट को लेफ्ट किया होगा, तो वैसे ही ये इमेजिंग फिल्म में जो भी आपकी इंडेंटेशन राइटिंग है उसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दी कंप्लीट इमेज एसडा इमेज डेवलपमेंट। और ये एज ए लैमिनेटेड सीट की तरह वर्क करेगा। जो भी आपका इमेजिंग फिल्म है उसके ऊपर आपका ये एडहेसिव ट्रांसपेरेंट सीट है, और उसके नीचे आपको एक वाइट कलर का बैक सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है। और इस तरीके से परमानेंटली आपका जो एसडा इमेज है वो इमेजिंग फिल्म में जो डेवलप किया गया है उसको आप इस तरीके से परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो फिक्सिंग फिल्म आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन ऑफ दी इमेजिंग फिल्म। इसका थिकनेस 0.1 mm के आसपास रहता है, और इसको जो बनाने के लिए मटेरियल यूज किया गया है वो है वाइनिल क्लोराइड। और ये जो आपका ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको एक नॉन ट्रांसपेरेंट शीट में आपको अटैच करना है फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से फिक्सिंग फिल्म आपकी यूज की जाती है इन द एसडा 2 प्रोसेस में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है।
ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स बताए उनके थोड़े बहुत वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इन द सेम वे उसी कंपोनेंट को आपको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में रखना है। ठीक है, मिनिमम 60% आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और ये कम से कम आपका 30 से 35 मिनट्स है, लेकिन ये टाइम पीरियड आपका 1 से 2 आवर्स में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को रखिए और एक बार जब आपका सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ह्यूमिडिफाई हो जाता है, देन यू हैव टू स्विच ऑन द मेन यूनिट। जो आपका मेन यूनिट है उसको ऑन करिए, कंट्रोल पैनल से रेड वाला बटन आप उसको दबाइए, आप प्रेस करिए। तो जैसे ही प्रेस करेंगे मेन यूनिट आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपका जो ये ह्यूमिडिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको आपको डॉक्यूमेंट प्लेट के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, A3 साइज का ये डॉक्यूमेंट रेक्टेंगुलर शेप का आपका डॉक्यूमेंट प्लेटन है, उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करना है। डॉक्यूमेंट प्लेस करते समय आपको ये याद रखना है कि जो इंडेंटेशन का पार्ट है दैट शुड बी ऑन द टॉप साइड, मतलब उसका जो फेस है वो आपका टॉप साइड में होना चाहिए। जो रेस पोर्शन है वो बैक साइड में होना चाहिए। ठीक है, जो रेस पोर्शन है उसको टॉप साइड में नहीं रखना है। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे देन इस पूरे प्रोसेस में आपको इस पूरे प्रोसेस में आपका जो इंडेंटेशन है वो डेवलप नहीं होगा। जो आपका टॉप साइड है उस साइड में इंडेंटेशन पार्ट को ही रखना है। जो रेस पोर्शन है उसको नहीं रखना है, जो डेप्थ पोर्शन है उसको ही आपको टॉप साइड में रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड देन आपका जो इमेजिंग फिल्म है, जो माइलर सीट है, उसको रील होल्डर से पुल करते हुए इंटायर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरा कवर करना है। और जब आप उसको प्लेस करेंगे तो प्लेस करते समय आपको ये याद रखना है कि किसी भी टाइप का व्रिंकल्स एंड एयर बबल उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द अनदर थिंग यू हैव टू लुक एंड कंसीडर while the placing a mylar sheet on the suspected document। ठीक है, तो एयर बबल्स और wrinkles नहीं आने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखते हुए अपना डॉक्यूमेंट पूरा प्लेस करना है। ठीक है, तो ये स्टेप होने के बाद देन यू हैव टू स्विच ऑन द कोरोना वैन। कोरोना वैन का जो ऑन करने के लिए जो स्पेसिफिक बटन दिए गए हैं, ब्लू कलर का बटन दिया गया है ऑन द कंट्रोल पैनल, बस उसको एक बार प्रेस करना है, आपका कोरोना वैन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उस कोरोना वैन को बाई द हैंड आप उसको होल्ड करते हुए जो भी आपका सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो माइलर शीट लगाई है उस माइलर शीट के जस्ट नियर बाई, पूरा उसको कांटेक्ट में नहीं करना, टच नहीं करना, जस्ट नियर बाई ही रखना है। बहुत ही कम डिस्टेंस तक उसको ले जाना है और उस कोरोना वैन को मूव करना है स्पाइरल मैनर में। ठीक है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करना है, स्पाइरल मैनर में आपको इस तरीके से मूवमेंट अपना करना है ऑन द माइलर शीट। ठीक है, इस प्रोसेस को एटलीस्ट कम से कम 2 टाइम रिपीट करिए फॉर द 10 to 15 मिनट। ठीक है, तो आपने 2 बार इसको पूरा प्रोसेस यूज किया, कम से कम 5 से 10 मिनट में पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड होने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोरोना वैंड आपने ऑन किया, प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया, लीव द डॉक्यूमेंट एटलीस्ट फॉर द 10 to 15 मिनट फॉर द चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि जो भी हम नेगेटिव आयंस अप्लाई कर रहे हैं these negative ions moves, ठीक है, अपसाइड डाउन। ठीक है, इवन जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स में भी जो पॉजिटिव आयंस है वो भी आपके ट्रेवल करते, तो देयर इज सम movement of the ions from one direction to another direction, there is some transfer of the charges, so that thing should be done between to 10 to 15 minutes। तो ये भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कोरोना वैंड आपने अप्लाई किया एंड लीव इट फॉर द 10 to 15 मिनट, और ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप जो है आपको
स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट पैटर्न है उसको जहाँ पे नॉब दिया गया है वहां से पकड़ कर थोड़ा सा टिल्ट करना है और डायगोनल पोजीशन पे लाना है। और डायगोनल पोजीशन पे लाने के बाद आपको जो कैस्केड डेवलपर है, जो टोनर है, वो कैस्केड डेवलपर ग्लास के बॉल उस टिल्ट वाले साइड से आपको धीरे धीरे उसको रोल करवाते हुए नीचे की ओर ट्रेवल करवाना है। और जो भी ट्रेवल करते हुए ग्लास के बीट्स आएंगे उनको कैश ट्रे में आपको कलेक्ट करना है। तो जब ये ग्लास के बीट ट्रेवल करते हुए जाएंगे तो जहाँ पे भी आपका इंडेंटेशन राइटिंग है और उस इंडेंटेशन राइटिंग में जो भी पॉजिटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव चार्ज टोनर को अटैक करते हैं और उस एरिया में टोनर अप्लाई हो जाता है जहाँ पर आपका इंडेंटेशन राइटिंग होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है, रोल करवाना है, कैक ट्रे में कलेक्ट करना है एंड दोनों कलेक्ट करने के बाद उसको फिर से आप रीयूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, दिस इज द एंटायर स्टेप्स, एंटायर मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप फॉर द एसडा डेवलपमेंट। ठीक है, और सबसे लास्ट में जब आपका पूरा इंडेंटेशन राइटिंग डेवलप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द टोनर, उसके ऊपर आपको प्लेस करना है फिक्सिंग फिल्म जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंट एडहेसिव फिक्सिंग फिल्म है। केयरफुली आपको करना है, कोई भी एयर बबल, कोई भी व्रिंकल्स, कोई भी मूवमेंट उस पर नहीं होना चाहिए। और ध्यान में रखते हुए बहुत ही केयरफुली आपको प्लेस करना है और उसको वहां से लेफ्ट करना है डॉक्यूमेंट से, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां से लेफ्ट करना है और किसी एक नॉन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पेपर के पीछे आपको उसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपका एक डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कुछ मैंने फोटो लगाई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रखा गया है ऑन द डॉक्यूमेंट प्लेट के ऊपर है, ऊपर से माइलर सेट यहाँ पे लगाई गई है एंड देन द मूवमेंट ऑफ द कोरोना वैंड ऐसे आपको नियर बाई रखते हुए पूरा उसको मूवमेंट करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द कैस्केड डेवलपर ओवर द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से ये जो इसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपको डॉक्यूमेंट प्लेट को थोड़ा टिल्ट करना है और राइट हैंड से आपको कैस्केड डेवलपर अप्लाई करना है जस्ट नियर बाय द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाते हुए ये कैस्केड डेवलपर धीरे 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 रोल करवाने, जैसे रोल करते हुए ये ट्रेवल करेंगे तो राइटिंग विल बी अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स इमेजिंग फिल्म के ऊपर वो आपको जो भी टोनर है वो अप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल इज गिवन। नाउ प्रिंसिपल जो होगा वो मैं आपको कल इसकी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा।